अस्सलाम वालेकुम। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 81वें यानी 81st और तारीख़ चाइना के 15वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले तारीख़ चाइना के 14 प्रोग्रामों में इस खित्ते की तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार का अहाता किया है और आज हम तारीख़ चाइना के 1912 से 1949 यानी 1949 तक के दौर में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले 2000 साला साम्राज्य दौर का अहाता किया और ये अभी जो फ़ेज़ बनता है, ये हमारा 47 साल का अरसा बनता है, जिस पे आज हम बात करेंगे। बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, बहुत सारे अहम वाक़यात हैं, जिन्होंने ना सिर्फ़ चाइना की तारीख़ का रुख मोड़ा है, बल्कि सारी दुनिया को भी इफ़ेक्ट किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया और सर जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि आज हम 1912 से 1949 के दौर का अहाता करेंगे और इसके बारे में जो सबसे स्पेसिफिक बात है कि इस दौर में चाइना के अंदर एक मेजर तब्दीली आती है, यानी वो इम्पीरियलिज़्म का दौर ख़त्म होता है और जी, रिपब्लिकन फ़ेज़ शुरू होता है। तो सर शुरू में तो यही सवाल आता है कि 2000 सालों में जो एक इम्पीरियल दौर चलता रहा और ये जो तब्दीली आती है, तो क्या ये तब्दीली सिस्टम में होने वाले मसाइल का नतीजा थी या ये इम्पोज़ थी या ये मिक्स अप ऑफ तब्दीलियाँ और कुछ इम्पोज़िशन? तो सर ओवर टू यू। जी, थैंक यू। ये 37 इयर्स जो है ना, ये कैप्सूल है दरअसल चाइना की वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो सब इसमें आपको नज़र आती हैं। अच्छा, अब ये जो आपका सवाल है, उसका जवाब ये है कि ये जो तहरीक शुरू हुई है कि यहाँ पे बादशाहत खत्म होनी चाहिए और रिपब्लिकन गवर्नमेंट आनी चाहिए या किसी हद तक आप यूँ समझ लीजिए, उस वक़्त जो भी तसव्वुर था डेमोक्रेसी आनी चाहिए। ये इम्पोर्टेड है डेफ़िनेटली इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उस वक़्त तक अगर आप देखें तो 19th सेंचुरी से जब से वेस्ट ने लिटरली कब्ज़ा किया हुआ था चाइना पे, तो चाइना के बहुत यंग लोग बाहर की दुनिया में गए। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड ये तमाम जगहों पे ख़ास तौर पे वो मिडल क्लास के लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। एक तो उनका अपना मकसद था कि ये आएँगे यहाँ पे, तो एक तरह से हेल्प करेंगे हमारी क्योंकि तिजारत पे इनका कब्ज़ा है और इनकी जो मोर और लेस डिफेंस पे हर चीज़ पे ये छाए हुए हैं मग़रबी लोग, तो ये हेल्प करेंगे हमारी, इनको अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरह से ये हालात कुछ शायद बेहतर हो जाएँ। तो उनमें एक आदमी जिसको बाद में सुन याटसन के नाम से हम याद करते हैं, मेडिकल डॉक्टर था। हवाई में रहा ये बहुत देर, फिर सैन फ्रांसिस्को भी गया। इसने बड़े मुल्कों के दौरे किए, इंग्लैंड भी गया और ख़ास तौर पे ये उन चीनियों से मिला जो चीन से बाहर आबाद हैं। मलेशिया, सिंगापुर ये तमाम इलाके जो इर्द-गिर्द हैं, दूर-दराज़ के हैं, सबसे जाके मिला और उसने कहा कि अब ज़रूरत है हमें कि हम ये शाही ख़ानदान से छुट्टी कराएँ और अपने मुल्क में कोई रिपब्लिकन फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लाने की कोशिश करें। तो इसकी स्ट्रगल को डेफ़िनेटली हम भुला नहीं सकते। बाकी ये कि ये वो नहीं जो हम समझते हैं कि एक और इम्पीरियल ताकत ने इसको इम्पोज़ किया था चाइना पे, वो बात नहीं है जैसे कि हमें बाद में नज़र आएगा। दूसरी बात जो इसमें अहम है वो ये है कि इम्पीरियल दौर ने 19th सेंचुरी में लोगों को ये यकीन दिला दिया कि उनमें इतनी सख़्त नहीं रही, उनमें इतनी जान नहीं रही, ना वो किसी गैर मुल्की ताकत का मुकाबला करने के काबिल रही है हुकूमत, ना कोई अपने लोगों के लिए कुछ करने के काबिल रही है। अगर कोई तहरीक चली है गैर मुल्कियों के खिलाफ, तो वो अमूमन ठीक है, हुकूमत के कुछ कारिंदों ने मदद की उनकी, लेकिन बुनियादी तौर पे वो अवामी तहरीकें थी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया बॉक्सर मूवमेंट या बॉक्सर रिवोल्ट, अंग्रेज़ रिवोल्ट कहते हैं हम उसको, तहरीक कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं।
یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ اب ہوا یہ کہ چائنا میں لینڈ لیز لینی شروع کر دی یورپین پاورز نے اور ریلوے بنانی شروع کر دی۔ اچھا اب ریلوے جیسے انڈیا پاکستان میں بنائی تھی برٹش نے، اس کے وہ ایسٹس ہوتے ہیں وہ بیچے جاتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کو تاکہ وہ انویسٹ کریں اور پھر گورنمنٹ ان کو سپروائز کرتی ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ یہی کچھ طریقہ انہوں نے کیا، اس میں چائنیز کے ایسٹس کم تھے، زیادہ ایسٹس کنٹریز کے تھے جو انہوں نے شروع کی۔ تو سب سے پہلا جو ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈراپ آف رین، وہ یہ تھا کہ چائنیز گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ یہ اٹ ول بی آر فیونرل اگر ہم اس کو اسٹاپ نہ کریں، سو دے نیشنلائزڈ یہ ریلوے۔ اس سے کافی ہنگامہ ہوا، اس سے یہ کہ جتنے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا انٹرنل ایز ویل ایکسٹرنل، وہ سب کھڑے ہو گئے ان کے خلاف۔ رزلٹ یہ ہوا کہ اس حکومت کو ایبڈیکیٹ کرنا پڑا۔ پہلے انہوں نے یہ کیا کہ 2 چیمبر بنا دیے حکومت نے کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑی سی ڈیموکریسی لاتے ہیں، اپر چیمبر اور لوور چیمبر۔ لوور چیمبر میں جتنے پروونسز تھے ان کے، جتنی اسٹیٹس تھیں ان کے نمائندے آتے تھے، اپر چیمبر میں شاہی خاندان اور جو دوسرے امپورٹنٹ لوگ تھے وہ بیٹھتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھا کہ اصل طاقت جو ہے وہ اوپر والے حصے میں نہیں ہے، وہ ہے ایوان زیریں میں، جس کو آج ہم ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو امریکہ میں ہے یا ہماری نیشنل اسمبلی ہے پاکستان میں۔ تو اس میں ان پہ ہے، عوام میں ہے طاقت زیادہ۔ تو ڈاکٹر سن یات سین نے نینکنگ میں ایک پروویژنل گورنمنٹ قائم کر دی 1912 میں۔ اب اس کا یہ نتیجہ، اس کا یہ مقصد نہیں ہمیں لینا چاہیے کہ وہ خود چاہتا تھا کہ میں ہی رہوں پریزیڈنٹ یا نہیں، وہ اس نے کوشش کی اور اس کے مقابلے میں پھر جاپانیوں نے جب منچوریا پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے یوں کیا کہ وہی جو کنگ چھوڑ کے گیا تھا اس کو ری انسٹال کر دیا وہاں پہ کہ اصل چائنا تو اب ہمارے پاس ہے، اس پہ ہمارا قبضہ ہے۔ تو مجھے ایک آتھر کی بات یہ بڑی اچھی لگی، وہ کہتا ہے کہ اگر ان کی آپس میں رائیولریز نہ ہوتی اس وقت میجر پاورز کی تو چائنا آج دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتا۔ جاپان ایک حصے پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، منچوریا پوری طرح انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اس پہ۔ ایک حصے پہ روس کی آنکھیں تھی، ایک حصہ امریکہ، برٹن اور فرانس چاہتا تھا۔ یعنی کوئی ایسی جگہ بچی نہیں تھی کہ جہاں پہ چینی سمجھیں کہ ہمیں کچھ، ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا ہمارا بھی کوئی حق ہے اس میں۔ تو یہ دور وہ ہے جس دور میں 1912 کے 5 سال بعد بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے ان کے نیبرہڈ میں، جس کو ہم بولشویک ریولوشن کہتے ہیں۔ یہ جو کمیونسٹ ریولوشن آیا ہے ماسکو میں، within 3 years چینیوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیے، وہ جو مین باتیں تھیں، خاص طور پہ لینن کی رائٹنگز کو۔ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو ڈائگریشن نہیں لگنی چاہیے۔ کارل مارکس نے جو کہا تھا کہ یہ جو ریولوشن آئے گا یہ ہائیلی انڈسٹریلائزڈ کنٹری میں آئے گا، اس کا خیال تھا کہ جرمنی، انگلینڈ یا فرانس میں آئے گا، کیونکہ پرولیٹیریٹ اور یہ جو پورا ایک آپ نے سسٹم ہے جو اس کا ہے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، پرولیٹیریٹ کا وجود اسی وقت ہو سکتا ہے جب کسی معاشرے میں انڈسٹریلائزڈ سسٹم ہو۔ پہلے لینن کا خیال تھا کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کو مغربی دنیا خوش آمدید کرے گی۔ جب نہیں کیا تو اس نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا کہ کون ایڈوانسڈ ہے اس سلسلے میں ہیومن ڈیولپمنٹ میں، یورپ نہیں بلکہ ایشیا ہے۔ ہمیں ایشیا سے امید رکھنی چاہیے کہ ایشیا کے لوگ دیکھیں گے کہ وہ جو کارل مارکس نے کہا تھا کہ انڈسٹریلائز سوسائٹی آئے گی اس طرح، انہوں نے تو قدم نہیں اٹھایا۔ اب لیٹ سی کہ یہ نان انڈسٹریل سوسائٹیز میں آگے بڑھتی ہے یا نہیں۔
अच्छा, खुद अगर आप रूस की उस वक़्त की तारीख देखें और समाजी हालात देखें, तो रूस में भी कोई इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटी नहीं थी। इट वाज़ आल्सो एन एग्रेरियन सोसाइटी जिसमें ये रिवॉल्यूशन आया था। तो चीनियों ने समझा कि अगर वहाँ आ सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता ये? तो इसका मैं इनिशियल आपको बता दूँ कि ये कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ पीकिंग, जिसको आजकल हम बीजिंग कहते हैं, इसने बड़ा अहम रोल अदा किया है। वहाँ पे एक प्रोफ़ेसरों का ग्रुप था, एक डीन था, लाइब्रेरी का डायरेक्टर था एक। ये सब लोग मीटिंगें अटेंड करते थे, मीटिंग्स ऑर्गनाइज़ करते थे, ये देखने के लिए कि क्या जो कुछ रूस में हुआ है, हमारे मुल्क में हो सकता है या नहीं। तो 1920-21 के लगभग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बुनियाद रखी गई। उस वक़्त चुन लाई फ्रांस में था, ज़ेर तालीम, वो भी वापस आ गया। एक ग्रुप जर्मनी में था, वहाँ भी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, वो भी वापस आ गया ग्रुप। कुछ लोग इंग्लैंड में थे, वो आ गए वापस। और अ, डायरेक्टर जो था लाइब्रेरी का, उसका एक मुलाज़िम, जो बाद में माओ ज़ेडुंग के नाम से मशहूर होता है, वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गया। तो ये ग्रुप मीटिंग्स करता था, डिस्कशन करता था। इस तरह से इसके असरात मुरत्तब होते हैं चाइना की सोसाइटी पे। फिर उसके साथ 2 काम और होते हैं। जिस वक़्त बादशाहत ख़त्म हुई है, तो चाइना का पूरा सोशल और लीगल स्ट्रक्चर जो है, वो हमें डिसअपीयर नज़र होता आता है। यूँ महसूस होता था कि कोई इदारा नहीं है चीन में। कोर्ट्स गायब हो गईं, अदालतें जो थीं, वो कुछ नहीं करती थीं, जो रह गईं, वो बिल्कुल बेअसर थे, उनके फैसले बेअसर होते थे और कुछ लोग उनके पास जब जाते थे, तो वो हेल्पलेसनेस शो करते थे। आर्मी जो बची-कुची थी, वो पावर में रही और एक जनरल उस वक़्त आर्मी का, चियांग काई शेक, उसने अ, इसकी साली से शादी कर ली, डॉक्टर सुन याट-सेन से। इसके करीब आने के लिए उसको नज़र आ गया था कि ये शख्स पॉपुलर होगा और अगर ये शख्स कामयाब हो गया, तो मेरी भी कामयाबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये अ, एक बैंकिंग फैमिली से इसकी बीवी का ताल्लुक था। डॉक्टर sun याट-सेन के बारे में भी, हालाँकि दोनों चीन इस वक़्त उसको पसंद करते हैं, ताइवान वाले भी और पीपल्स रिपब्लिक वाले भी। लेकिन ये हकीकत है कि वो भी सरमायादार ख़ानदान से ताल्लुक रखता था और उसकी बीवी और इसकी चियांग काई-शेक की बीवी, ये दोनों सरमायादार एक तबका जो था उसकी नुमाइंदगी करते थे। लेकिन उस वक़्त लोगों का ख़्याल था कि शायद ये अवाम का साथ देगा। तो ये एक तीसरा फैक्टर आपकी, क्योंकि डॉक्टर सुन याट-सेन तो जल्दी फ़ौत हो जाता है, वो प्रोविज़नल गवर्नमेंट का प्रेज़िडेंट रहने के बाद, लेकिन ये फिर चियांग काई-शेक उसकी जगह ले लेता है। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ कि जापान इमर्जेस एज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर इसकी नॉर्थ साइड पे चाइना की। तो जैसे मैंने पहले किया, उन्होंने टोटली आहिस्ता-आहिस्ता ये कोरियाज़ और ये ताइवान तक उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। फिर इस पे कब्ज़ा कर लिया उन्होंने मंचूरिया पे और उनका इरादा था बिल्कुल कि ये हम नस्ल के एक ही हैं तकरीबन, तो चाइना को ख़त्म कर दें और इससे बखरे कर लें कुछ हिस्सों पे। असल में जो राइवलरी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, राइवलरीज़ अगर उस वक़्त बिग पावर्स में ना होती तो वाक़ई चाइना तबाह होता। ये तमाम हालात देखते हुए उस वक़्त हुआ ये कि माओ ने ऑर्गनाइज़ किया कम्युनिस्ट पार्टी को। लाई भी शामिल हो गया, डेंग ज़ियाओपिंग बड़ा यंग था उस वक़्त, ये भी साथ मिल गया और 3-4 लोग मिल गए। रूसियों ने ये मौका अच्छा समझा। कुछ कहते हैं इन्होंने खुद कहा था उनसे कि हमारी मदद करें, तो हमें एडवाइज़र भेजें।
कुछ कहते हैं कि उन्होंने खुद भी भेज दिए। वो आ गए और इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो ऑर्गनाइज़ बेहतर हो। चियांग काई शेक को उस वक़्त पता था कि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी जापानियों के खिलाफ। तो उस वक़्त उसको इनके कोऑपरेशन की ज़रूरत थी। माओ ने भी ये मुनासिब समझा उस वक़्त कि इनकी मुखालफत ना की जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मिल के इकट्ठे जापानियों से पहले जान छुड़ाएँ, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या होना है। तो इन्होंने भी कम्युनिस्टों ने इनकी मदद की, चियांग काई शेक उस मदद का नतीजा ये हुआ कि चियांग काई शेक के पास एक मौका ऐसा आया कि ही हैड टू चूज़ मैं कम्युनिस्टों का साथ दूँ या जो शंघाई के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, उनका साथ दूँ। फ़ौज को ज़रूरत थी पैसों की क्योंकि आपको पता है तनख्वाहें पैसा इनके पास था नहीं उस वक़्त, ज़रूरत थी। तो उसने फैसला ये किया कि मैं कम्युनिस्टों को छोड़ता हूँ और मैं ये सरमायादार क्लास के साथ इससे हमारी माली हालत भी बेहतर हो जाएगी और इन कम्युनिस्टों से जान छूट जाएगी और दूसरा ये कि ये जो मगरबी ताकतें हैं, ये भी हमसे खुश हो जाएँगी और शायद मज़ीद इन्वेस्टमेंट आए और हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए। ये उसने किया तो साथ उसने एक काम किया व्हिच वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन कम्युनिस्टों को मारना शुरू कर दिया उसने। सबसे पहले तो वो जो रूसी एडवाइज़र थे उनको उसने मारा। कुछ कहते हैं निकाल दिया लेकिन अक्सर यही एविडेंस मिलती है कि दे वर एक्जीक्यूटेड। फिर उसके बाद लार्ज स्केल में इसने कत्लेआम किया इनका, कम्युनिस्टों का। इस बात से माओ घबरा गया। उसने फिर वो काम किया जो तारीख में बहुत कम लोग करते हैं, जिसको हम लॉन्ग मार्च के नाम से जानते हैं। 80,000 लोगों को उसने इकट्ठा किया जिसमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, मर्द भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। साउथ से शुरू हुआ ये मार्च और नॉर्थ तक कहते हैं 4,000 माइल्स उसने किया। रास्ते में बहुत कुछ हुआ, उसकी एक अपनी दास्तान है और उसमें बहुत आपको मटीरियल मिलेगा, किताबें भी हैं उसमें। इसकी अपनी पोएट्री भी है माओ की जो उसने लॉन्ग मार्च में लिखी और वो एक यानी आप समझ लीजिए टेस्ट था कि कितने लोग हमारा साथ देते हैं। अब एक्ज़ैजरेटेड हैं कि कितने लोग मारे गए रास्ते में। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ़ 4,000 बचे। 76,000 पेरिश्ड इन द लॉन्ग मार्च। कुछ कहते हैं कि नहीं ये एक्ज़ैजरेटेड है। बहरहाल जो भी हो, वो जो 4,000 बचे हैं, वो स्टील की तरह साबित हुए फिर बाद में। हकीकत में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद अगर डाली है, तो यही 4,000 लोगों ने डाली। इससे जब इन्होंने रास्ते में यूँ किया, जहाँ-जहाँ जाते थे, लोग इनको कुछ या तो खुशामदीद कहते थे या जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके साथ इन्होंने स्ट्रगल की। कुछ को मारा, कुछ की ज़मीनें हथियाई और किसानों में ज़मीनें तक़सीम कर दी। तो ये सिर्फ़ लॉन्ग मार्च नहीं था अपनी जान बचाने के लिए, ये एक एक्सपेरिमेंट भी था कि लेट्स सी हम कामयाब होते हैं स्ट्रगल में या नहीं। तो बाय द टाइम दे रीच्ड इन द नॉर्थ, चियांग काई शेक को पता चल गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है 1945 में। ब्रिटेन, फ्रांस ठीक है ये विक्टोरियस हुए हैं, जापान इज़ बैडली डिफीटेड, तो जापानीज़ आर आउट और एटॉमिक बॉम्ब जब उन पे 2 पड़े तो बिल्कुल ही उनकी कमर टूट गई उससे। रशिया चूँकि कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी तो रशिया को अमेरिकन्स ने कंटेन करना शुरू कर दिया। ये वो हालात हैं जिसमें चाइना सर्वाइव्ड। नॉट ओनली चाइना सर्वाइव्ड, चियांग काई शेक को मुल्क छोड़ना पड़ा
اور وہ جزیرہ جو جاپانیوں سے انہوں نے ویکیٹ کرایا تھا، اس وقت اس کا نام تھا فارموزا، جس کو ہم تائیوان کہتے ہیں۔ وہاں وہ چلا گیا اپنی حکومت لے کے اور اس نے کہا کہ اصل چائنا یہ ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ with the passage of time اور with the help of the Americans they will reoccupy mainland۔ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1949 میں ماؤ زیڈونگ اور اس کے الائز دوست تھے اس کے، they declared پیپلز ریپبلک آف چائنا۔ یہ میں نے بہت اسکیچی سا ایک آپ کو ویو دیا ہے کہ اس طرح سے یہ مختلف حالات تھے جن کے تھرو ہو کے چائنا کو سیو کیا گیا۔ لٹرلی دیز پیپل سیو چائنا، ورنہ وہی ہوتا ہے حصے بکھرے، اور وہ جو تھوڑے بہت حصے تھے اس پہ انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کیا۔ مکاؤ اور ہانگ کانگ اور دوسرے 2-4 جزیرے تھے یا جزیرہ نما تھا لائک ہانگ کانگ، یہ انہوں نے کہا کہ رہنے دیں ان کو، یہ وقت پہ ہم خود ہی ان کو آزاد کرا لیں گے۔ اس وقت کچھ نہیں کہا، بیجنگ کیپٹل بن گیا۔ تو اس میں آپ کو میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا which are important، اور اگر کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ لیں۔ ایک سوال ہے، یہ ساجد خان غوری صاحب کا سوال ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا سا کریٹیکل بھی لگا مجھے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس ریولوشن کی مین کازز اگر آپ ڈسکس کریں، اور سیکنڈلی اگر ہم اس ساری سچویشن کا آج کے پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کریں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے سٹیپس ہوں گے جو پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کا ریولوشن لا سکتے ہیں، تو سر اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ Well, it is one tends to compare always۔ ہم یہ جب تاریخ کا ہوتا ہے نا، تاریخ میں انسپریشن بھی کچھ ایونٹس آپ کو دیتے ہیں، آپ انسپائر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے تھے۔ میرا نہیں خیال پاکستان کی حالت اس وقت اتنی بری ہے جتنی چائنا کی تھی۔ میں اگر آپ کو ڈیٹیلز دوں تو آپ شاک ہو جائیں گی۔ 80% پاپولیشن was starving in چائنا۔ میں یہ ایک بڑا معتبر ہسٹورین ہے، کیئرفل ہسٹورین ہے، اس کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایوری ویئر دیر واز ڈسولوشن اینڈ ڈسٹرکشن۔ یا انسٹیٹیوشنز ختم ہو رہے تھے یا تباہی آ رہی تھی۔ اچھا، اب اس ساری سچویشن میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو آپ اللہ کے بھروسے پہ، جیسے کہ ہم کرنے کے عادی ہیں کہ جو اس کو منظور ہوگا ہو جائے گا، اور بیٹھے رہیں اور مزید تباہی آئے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے پیدا کیا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اب اس وقت اگر ماؤ ساؤتھ میں رہتا تو کمیونسٹ پارٹی ختم ہو جاتی۔ یہ جو اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے ان کی میں جان بچاؤں، جو میرے فالوورز ہیں، سب کی نہیں بچا سکا۔ تو وہ ایک اس کے ساتھ امریکنز تھا، اس کی میں نے کتاب پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ وہ اس نے کتنی ایک سٹیپ اس نے کور کیا ہے۔ یہ 1.5 سال کا تھا یہ ان کا لانگ مارچ، اور ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ایگزیجریشن بھی ہے اس میں، بہت کچھ ہوتا ہے ایسے لیجنڈری واقعات میں، لیکن یہ ایک ایسا سفر تھا جس سے اس نے ایک تو ان یوزول تھا، عموماً یا ساؤتھ سے تحریک شروع ہوتی تھی یا نارتھ سے ہوتی تھی۔ ہم نے جو آج تک چائنا کی تاریخ پڑھی ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ یا نارتھ والے قبضہ کر لیتے تھے پھر ساؤتھ والے ان کو ڈیفیٹ کرتے تھے، یا ساؤتھ والے کرتے تھے پھر نارتھ والے ان کو ڈیفیٹ کرتے تھے۔ یہی پچھلی ڈائنیسٹیز میں ہوتا ہے۔ ماؤ نے دونوں کو ملایا ہے، اس میں ساؤتھ اور نارتھ کو اس نے اکٹھا کیا ہے۔ ساؤتھ سے اس نے پناہ لی ہے جا کے نارتھ میں، پھر نارتھ کے لوگ ساتھ ملے ہیں۔ ہمارے ملک میں گوئنگ بیک ٹو دا کوسچن کافی سملیرٹیز ہیں۔
इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखें हमारे मुल्क के जो हैं इस वक़्त, वो उनकी हालत अच्छी नहीं है। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें। ये सबसे बड़ी ख़ामी होती है, अगर आपका किसी इदारे पे एतमाद नहीं है कि ये आपको इंसाफ़ देगा या आपकी बात सुनी जाएगी, तो वो इदारा फिर इर्रेलेवेंट हो जाता है लोगों के लिए। यही हाल चाइना में हुआ। वो सिमिलैरिटी हमें नज़र आ रही है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गवर्नमेंट्स बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये हमें नज़र आ रही है। यानी उस मुल्क को जिसको आपके लोगों ने कहा था कि ये इनको डिक्लेयर कर दें कि ये हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, इसके सफ़ीर को बाहर भेज दें, उससे आपने इमदाद एक्सेप्ट की है जब, तो फिर कुछ सोचना चाहिए कि पहले हमारा नैरेटिव क्या था, अब हमारा नैरेटिव क्या हो गया है। वो भी चीज़ मौजूद है हमारे यहाँ। एक चीज़ और भी मौजूद है जो चाइना में थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी। वी डू हैव दैट, और यही चीज़ थी जिसने सेव किया आर्मी उस वक़्त चाइना को। लेकिन जो उस वक़्त लीडर था आर्मी का, उसने साथ दिया एक ऐसे ग्रुप का जिसको चाइनीज़ लोगों ने डिसओन किया। अगर आपकी आर्मी वही करेगी तो फिर मुमकिन है यही सिलसिला हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी एहतियात करूँगा ये कहते हुए कि पाकिस्तानी कौम चीनी कौम नहीं है। ये कौम 19th सेंचुरी से रेज़िस्ट कर रही है फॉरेन डोमिनेशन को। ये जो मैंने 3-4 लोगों का ज़िक्र किया, जैसे डॉक्टर सुन याट सेन को का ज़िक्र किया, वो रहा चीनी ही, गया वो चीनियों के पास ही मदद लेने के लिए जो चीनी बाहर के मुल्कों में आबाद थे। उनको उसने कहा कि अपने मुल्क की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाओ और देखो, पैसा भी दिया उन लोगों ने उसको, इकट्ठे किए उसने। यानी मिले अगर आप उसका पूरा रूट देखें, तो उसने चाइना से ज़्यादा बाहर जो चाइनीज़ थे, इर्द-गिर्द के इलाकों में, इवन इन यूरोप एंड अदर प्लेसेस, उनको कॉन्टैक्ट करके उसने एक कॉन्शसनेस पैदा की उनमें, कि आपकी इज़्ज़त, आपकी तकरीम उसी वक़्त है व्हेन योर मदर कंट्री विल बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लरिशिंग। ये चीज़ अगर आपके मुल्क में आ जाए, तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा अब बदकिस्मती से कोई इस वक़्त आपके इर्द-गिर्द ऐसा मुल्क नहीं है, जो आपको हेल्प कर सके इन ऑल दीज़ थिंग्स। 2 मुल्क आपके साथ जो हैं, दाएँ और बाएँ या ईस्ट में और वेस्ट में, उनके साथ आपका झगड़ा है एक तरह का मुस्तकिल सा। अफ़गानिस्तान का मसला आपके साथ है, इंडिया का है। एक ऊपर है आपके कंट्री चाइना, हू लुक्स एट यू विद केयर एंड सिक्योरिटी आपकी चाहता है वो, क्योंकि उसका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। अब उसके साथ आप किस तरह की हेल्प चाहते हैं उनसे? अगर तो आप सिर्फ़ मटीरियल हेल्प चाहते हैं, तो वो उसके रिज़ल्ट्स वो नहीं होंगे। अगर आप उनसे डिप्लोमैटिक हेल्प चाहते हैं, उसके चांसेस हैं। इकोनॉमिक हेल्प से कभी कोई कंट्री ऊपर नहीं आया। वो आपको खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक हेल्प आपको मिलती है, उस वक़्त तक आप सर्वाइव करते हैं। जब वो स्ट्रिंग्स वापस आ जाती हैं, तो देन यू आर बैक ऑन द स्ट्रीट नॉकिंग एट एवरी डोर कि हमें कुछ दीजिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ वो साउथ और नॉर्थ का मसला भी नहीं है, और इस दौर में लॉन्ग मार्च की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत सिर्फ़ इस दौर में आपको जिस चीज़ की है वो ये है कि जो डिप्राइव्ड तबका है पाकिस्तान का, उसका कौन सहारा है इस वक़्त? कोई है उनका लीडर इस वक़्त? या वो देखते हैं किसी की तरफ उसी नज़र से जिस तरह किसान माओ की तरफ देखते थे? अगर तो कोई है ऐसा,
اور माओ की तरह उसमें स्ट्रेंथ है, पेशेंस है। माओ ने बड़ी पेशेंस का मुज़ाहिरा किया है, जो कुछ भी कि आपके मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। अगर ये नहीं है, तो आई थिंक देन इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट उसी तरह की, उसी लेवल की तब्दीली आएगी आपके मुल्क में जैसी चाइना में आई। और सर कोई जी, सर ये जो दौर है पूरा, इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये नज़र आता है कि शुरू में चाइना ने फ़ौज के हवाले से उस जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना डिसाइडेड कि उसे इस जंग में पार्टिसिपेट करना है फुली। और वो जंग का तो जो हैवक था वो था। उस जंग के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है और उसमें जो पूरी दुनिया इफ़ेक्ट होती है वन वे और द अदर, तो उस पूरे एपिसोड का चाइना पे क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि अपैरेंटली तो वो विनिंग अलायंस के साथ थे, तो ऑब्वियसली ये सोचा जा सकता है कि शायद उन्होंने भी कुछ गेन किया। लेकिन ऑब्वियसली जंगों में जहाँ गेन होता है, उससे कहीं ज़्यादा लॉस होता है। तो जनरली चाइना पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट सर? चाइना में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट हुआ है, इट वाज़ नॉट गुड इम्पैक्ट। अच्छा, लेट मी पुट इट वेरी ब्लंटली। अच्छा, The only light at the end of the alley was रशियन रेवोल्यूशन। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रूस में इनकलाब आया है, इसी वॉर के दौरान, उसका बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ है चाइना पे। क्योंकि अगर आप रूस की हालत देखें रेवोल्यूशन से पहले, तो किसानों की हालत तकरीबन वैसी ही थी जैसी चाइना में थी। इम्पीरियल ताकतें जो थीं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थीं। चाइना की खुशकिस्मती ये थी कि इनको बादशाह को हटाना नहीं पड़ा। बादशाह पहले ही हटा दिया गया था। 1911 में वो एब्डिकेट कर दिया था उसने। लेकिन जो असर चाइना पे हुआ है इनवर्डेंटली, वो ये हुआ है कि चाइना में इन्वॉल्व हो गई हैं ये तमाम यूरोपियन कौमें इस वाक़े के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। एक और चीज़ जो ज़हन में रखिए कि ये जो डायस्पोरा है चाइनीज़ अब्रॉड, इन्होंने दुनिया को देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें एक बड़ी तादाद नज़र आती है इनकी, जो अपर मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास के लोग जाते हैं और वहाँ जाके ये, यानी हैरत हुई मुझे ये देख के कि तकरीबन हर यूरोपियन कंट्री में चीनियों ने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई हुई थी। ये असरात थे उसके, जिस तरह इंडिया में बनी कम्युनिस्ट पार्टी शॉर्टली आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इसी तरह यूरोप में चीनियों ने ये बना ली। अगर तो वो यूरोप तक महदूद रहती, तो शायद कुछ असर ना पड़ता। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो आपको डिफरेंट लगेगी। ये जितने लोग बाहर से आए थे, कम्युनिस्ट, वर दे ट्रस्टेड बाय द चाइनीज पीपल? शुरू-शुरू में इनको भी समझा गया कि ये मैसेज लेके आए हैं, दे आर नॉट सिंसियर अबाउट कम्युनिज्म, दे वांट टू इम्पोज सम सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑन अस। तो एक ऑथर ने बड़ी अच्छी कंपैरेटिव स्टडी एक छापी है, अभी कुछ चंद साल पहले वो बुक आई है, जिसमें उसने देखा है कि जो इंडिजिनस कम्युनिस्ट थे, स्पेशली द प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पीकिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग आज के नाम के मुताबिक, पीपल ट्रस्टेड देम मोर। उसकी वो वजह बयान करते हैं। उसकी वजह वो कहते हैं ये है कि इन लोगों ने जो कम्युनिज्म स्टडी किया था, उसमें कम्युनिज्म के सारे खदोखाल स्टडी करते हुए दे न्यू द सिचुएशन ऑफ चाइना आल्सो। उनको चाइना की मुआशी सूरत हाल का पता था, समाजी सूरत हाल का पता था,
लोगों की सोच का पता था, लोगों के कल्चर का पता था। ये जो बाहर से आए थे, ये सिर्फ़ वेस्टर्न सोसाइटी का मॉडल एक लेके आए and they knew about communism, but only in the Western context. They did not know much about China. चाइना की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सिचुएशन का इनको पता नहीं था। तो ये आप कह सकती हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिज़ल्ट हुआ वो ये हुआ कि एक इमिटेटिव सिस्टम नहीं आ सका चाइना में, कि चलो आओ इन कॉपी कर लें जो कुछ वेस्ट में हो रहा है उसको। एक इंडिजिनस एक अंदरूनी तौर पे हाइब्रिड तो मैं नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि कम्युनिज़्म जिस तरह से चेंज हुआ है, ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है चाइना में, इस तरह से तो रशिया में भी नहीं हुआ। तो उन्होंने टोटली उसको चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन चाइना। यानी वो जो डायलेक्टिक्स हैं कम्युनिज़्म की या जो हिस्ट्री की, वो उनकी बजाय उन्होंने देखा कि सीधी-सी बात है, जो तबका अब तक महरूम रहा है, अपनी मेहनत के सिले में भी, जो मेहनत का उनको सिला मिलना चाहिए, वो भी नहीं उनको मिलता, उनको ले आएँ आप बरसर इक़्तिदार या उनको आप वो सिला दें। तो दैट विल सैटिस्फाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। रिज़ल्ट ये होगा कि पीपल विल बी हैप्पी। अगर आपने माइनॉरिटी को खुश रखा, चंद लोगों को खुश रखने के लिए अगर आपने सैक्रिफाइस किया इंटरेस्ट ऑफ द लॉट ऑफ पीपल, तो दैट रिजल्ट विल बी डिजास्टर्स। ये गलती की चियांग काई शेक ने। उसने चंद एक इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, कैपिटलिस्ट को पैट्रनाइज किया, उनकी बात साइड ली और बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन का था हिस्सा, उसको उसने इग्नोर कर दिया। So the result was he was ousted. तो आप ये कह सकती हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तो एक्सपोज हो गई ये सुपर पावर्स, यानी एक तरफ तो दे वर अगेंस्ट जर्मनी बिकमिंग इंपीरियल, यही वजह थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। अच्छा। दूसरी तरफ इनकी हिपोक्रेसी की ये हालत थी कि खुद दे बिकेम मोर इंपीरियल than Germany could ever think of. हर कंट्री wanted a piece of China. तो चाइना पे दोनों असरात मुरतब होते हैं, पॉजिटिव इन द सेंस के इनवर्ड लुकिंग हो गए हैं वो, और नेगेटिव इन द सेंस दैट एवरीबॉडी इज लुकिंग एट चाइना कि हमारा हिस्सा इसमें कितना है और कहाँ तक होगा। और फिर अगर ये कहीं एग्री कर जाते कि लेट्स सिट डाउन एंड सेटल दिस इशू, तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि शायद आज चाइना ना होता है दुनिया के नक्शे पे, ये नहीं ये कर सके। उसकी एक वजह जो मेन वजह थी वो थी रशिया और जापान। दे वर एट ऑड्स। और फिर अमेरिकन को ख्याल आ गया कि अगर रशिया को हमने चांस दे दिया by going against the interest of China, Russia could become pro-China, और उस वक्त रशिया wanted a revolution in China। तो ये चीज जो थी, ये आप दूसरा तीसरा एक पहलू ले सकती हैं, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन चाइना। जी सर और अब ये अगर सारा फेज़ देखें तो जो इंटर वॉर पीरियड नज़र आता है चाइना में, तो ये भी नज़र आता है कि उस वक़्त की गवर्नमेंट ने कोशिश भी की सिचुएशन को सँभालने की। लाइक उन्होंने कुछ लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फ़ोकस किया, कुछ ब्यूरोज़ बनाई, इवन ये कि एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी और इस तरह के सर्टेन अरेंजमेंट्स थे जिन पे फ़ोकस भी किया गया। और ये लग रहा था कि उनकी तवज्जो तो है कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ करें चीज़ों को, उन्हें सँभाला देने की कोशिश करें, लेकिन सक्सेस नज़र नहीं आती। या तो उसकी वजह ये थी कि बैकबोन जो होती है ना मुआशरे की, हाँ, it is not dependent upon what kind of policies you follow. It is dependent on what
सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यू आर एड्रेसिंग। ये जितनी आपने बातें की हैं, इनसे फ़ायदा या फलाह किसकी होती थी? एक क्लास की, एक छोटी-सी तबके की। अब जिसको खाने को नहीं मिल रहा, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का सोचेगा? जिसको पता है कि छोटा-सा एक इंसाफ नहीं मुझे मिलता, वो लॉ डिग्रीज़ को लेके क्या करेगा? चाइना में सिचुएशन ये थी कि जब इन्होंने प्लान बनाया, ये चियांग काई शेक की गवर्नमेंट की आप बात कर रही हैं ना, कि उसने काफ़ी इस्लाहात की, लेकिन एक ख़ास तबके के लिए की उसने, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज़ इग्नोर्ड। तो मैं आपको उसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, कुछ मिसालें बताता हूँ, जिससे आपको हैरत होगी कि ये क्या करते थे। अब ये जो पीरियड है 1912 से 1927 का पीरियड जो है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई 9 साल 7-6 साल बनते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, जिसको मैंने पहले कहा कि पीरियड ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन, और ये डिस्ट्रक्शन इनकी सोसाइटी की भी हुई है। जेंट्री खत्म हो गई है, कोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है, आर्मी में ग्रुप्स आ गए हैं, और आर्मी के जनरल्स उस वक़्त एक-दूसरे से सबकत लेने के लिए हर वो काम करते थे, जो हो सकता था। उसमें करप्शन, ब्राइबरी अपने अरूज पे थी, और ग्रुप बन गए, एक नई मिडल क्लास आ गई ट्रेडर्स की उसमें, जिनका काम ये था कि सिर्फ़ पैसा बनाओ और कैपिटलिज़्म को हेल्प करो और उनकी हेल्प लो अपना पैसा बनाने में। अब ये आपको अगर कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं आज के पाकिस्तान में, तो वो मेरा कसूर नहीं है। वो दिस इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह हम ज़िक्र कर चुके हैं कि जो इंटेलेक्चुअल जिन्होंने वेस्टर्न आइडियोलॉजी स्टडीज़ की थी, इसी तरह हम कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स थे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। और जिस मुल्क में 80% आबादी पेज़ेंट्स की हो, क्या किसी हुकूमत ने पेज़ेंट्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई? अब उसने जो सुन याट-सेन का फ़ॉर्मूला था, वो क्या था? उसने 3 चीज़ें, अब देखें, उसके फ़ॉर्मूले में भी आपको कहीं नज़र नहीं आएँगे किसान। पहला ये था उसका फ़ॉर्मूला, स्ट्रगल अगेंस्ट द ओल्ड सिस्टम, व्हिच मेंट डायनास्टिकल इंपीरियलिज़्म, उसके खिलाफ करो। अच्छा, एजुकेशन, एजुकेशन को ऐसे करो कि अथॉरिटेरियनिज़्म के खिलाफ लोग हो जाएँ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ लोग हो जाएँ। और तीसरा उसका था डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी आपको कहीं नज़र नहीं आती, उस सेंस में कि क्या वाज़ ही विलिंग टू गिव राइट्स टू द पीपल? अच्छा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और का तो सवाल ही नहीं था। इंडस्ट्री के लिए कैपिटल चाहिए, वो इनके पास नहीं था चाइना के पास। कैपिटल अगर आपको चाहिए होता तो किससे लेते आप? फॉरेन कंट्रीज़ से, एंड व्हिच मीन उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की है हिस्टोरियंस ने, कैपिचुलेशन, कि ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देंगे, ये एरिया हमें दे दें। हम आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी एयरलाइन बेहतर कर देंगे, एयरलाइन हमें दे दें। आपके बैंक्स बेहतर कर देंगे, बैंक्स हमारे सुपुर्द कर दें आप। रेलवे बना देंगे, उसका मुनाफ़ा हम आपको बताएँगे, आपके पास कितना जाएगा, हमारे पास। दिस इज़ कॉल्ड कैपिचुलेशन, ये। अच्छा, इसी तरह अगर आप कन्फ्यूजन देखें, यानी कन्फ्यूजन क्या है? कुछ लोग कहते हैं सुन याट-सेन ईसाई बन गया था। उसने कहा कि अरूज जो है कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट, या किसी भी हिस्ट्री की अगर हम देखें ये डिस्कोर्स में, कि डेवलपमेंट किस मुल्क की कौन से हुई है, क्रिश्चियन कंट्रीज आर मच बेटर देन द अदर कंट्रीज। तो उसने, एक ग्रुप था वो कहते थे कि हमारा सिर्फ चांस ये है कि हम क्रिश्चियन हो जाएं और उस तरफ चले जाएं। दूसरे कहते थे कि कन्फ्यूशनिज्म जो है वो बेकार हो गया है, क्योंकि वो हमेशा माफ़ी की तरफ जाता था।
बादशाहत अगर आपने खत्म कर दी है, तो कन्फ्यूशयज़्म भी को खत्म कर दें। डाओइज़्म कहते हैं क्या है? एनार्किस्ट है, इगोसेंट्रिस्ट है। बुद्धिज़्म एस्केप करता है लाइफ से, तो जाएँ कहाँ? इंटेलेक्चुअल्स वर इन अ अमेजिंग सिचुएशन। अच्छा, उसमें फिर आपको जो नज़र आती है, वो एक ही चीज़ नज़र आती है, वो आती है कि हम कौन हैं? हम चीनी हैं। अब इसमें एक तहरीक शुरू होती है, और उसकी तरफ मैं इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ। अ, मई 1919 में 2 तहरीकें शुरू होती हैं, एंटी गवर्नमेंट और एंटी जापान, क्योंकि उस वक़्त इनका ख़्याल था कि हुकूमत जापानियों के साथ मिली हुई है। इससे पुलिस एक्शन हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, कुछ लोग उभरते हैं अब, और ये एक तहरीक शुरू होती है, जो कि ज़्यादा हिस्टोरियंस ने इस पे तवज्जो नहीं दी। वो है कि क्या हमारी ज़ुबान एक है सारे चीनियों की? अ न्यू लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड, और वो जो पुरानी मुसज्जा मुकफ़्फ़ा ज़ुबान इस्तेमाल होती थी लिटरेचर में, उसकी बजाय इन्होंने ये नई ज़ुबान इख्तियार की। इसमें लिटरेचर छापते थे, और तमाम चाइना में ये डिस्ट्रीब्यूट होता था। फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के कितने अल्फ़ाज़ हैं जो हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, चीनियों में भी ये था, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर किया। अब मैं कुछ अल्फ़ाज़ सुनाता हूँ आपको, जो चीनी ज़ुबान में उन्होंने तर्जुमा किए। हम टेलीग्राम को किसी ज़माने में तार कहते थे, तार बरकी कहते थे। अच्छा, चीनी अगर आप उसका ट्रांसलेशन उर्दू में करेंगे, तो बरकी ख़त बनेगा उसका तर्जुमा। उन्होंने चाइनीज़ ज़ुबान में उसका तर्जुमा कर दिया। वायरलेस को आप क्या कहते हैं? आपके पास कोई लफ़्ज़ नहीं है। मेरा ख़्याल है किसी ज़माने में एक कोई लासिल्की या इस तरह का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता था। आई एम नॉट श्योर। इन्होंने चीनियों ने इसका अपनी ज़ुबान में तर्जुमा किया, बगैर तार के बरकी बरसला। अच्छा, फाउंटेन पेन आया जब चाइना में, तो जिसमें स्याही आप एक दफ़ा भर लेते हैं और फिर उसे लिखते रहते हैं। तो कुछ चीनी उसको फाउंटेन पेन ही चाइनीज़ में लिखने लग गए। इन्होंने कहा ये गलत है, ये हमारी ज़ुबान नहीं है। जो तर्जुमा किया वो ये था, खुद ब खुद बहने वाली स्याही का बुरुश, क्योंकि ये निब नहीं यूज़ करते थे, ये ब्रश से करते थे काम, जैसे हमारे यहाँ आई कलम सी। से होता था ना, तो अच्छा। इन्होंने उसका तर्जुमा किया। टाइपराइटर को आपका क्या ख़्याल है, क्या लिखेंगे ये? अल्फ़ाज़ मारने वाली मशीन, वो मारती है ना, अच्छा। टाइपराइटर अच्छा। कागज़ पे पड़ता है जैसे, जी, तो बिल्कुल। तो ये नया एक रेवोल्यूशन आता है, कॉमन लोगों की ज़ुबान, और इसके ज़रिए जो मैसेज उन्होंने पहुँचाया लोगों को, इट रीच्ड मोर देन 80% पीपल, क्योंकि आला ज़ुबान जो होती है, वो चंद एक लोग समझते हैं उसको। 1-2 चीज़ें आज पढ़ने की दोपहर में कोशिश करी थी, तो वो उनमें एक्सप्रेशंस लिखे हुए थे कि पुराने अंदाज़ में लिखा हुआ लफ्ज़ और नए अंदाज़ में। तो मैं अब रिलेट कर पा रही हूँ कि वो जो तब्दीली वो साथ-साथ कुछ जगहों पे आ रही है, वो शायद इसी मुहिम के बाद का नतीजा है कि वो लफ्ज़ जैसे पहले और जैसे बाद में लिखे जा रहे थे, ताकि लोगों के लिए वो समझने भी हाँ, आसान हो। हाँ। सही। क्योंकि आपको याद है, जो सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आता है अच्छा। इंसान की सोच में, वो आता है, आप अल्फाज कौन से चूज कर रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप फलसफा पढ़ाने बैठ जाएंगे किसानों को, कि एक बंदा था कार्ल मार्क्स उसका नाम था, जर्मनी में उसने तालीम हासिल की हेगल की फलसफे से, तो वो बेचारा कहेगा कि जी ये मुझे आप क्यों बता रहे हैं, मैं काम करता हूँ सारा दिन, शाम को मेरे घर खाना नहीं होता, तो ये क्या आप मुझे फलसफा बता रहे हैं। ये दिस इज वेयर माओ कम्स इन।
And this is where these people come in. کہ چھوڑو وہ سارا فلسفے کی بات، سیدھی سی بات یہ ہے کہ میکسیمم نمبر آف پیپل ان چائنا دے آر سفرنگ، دے آر اسٹارونگ. ڈو وی ہیو اینی پروگرام فار دیز پیپل اور ناٹ؟ اف وی ڈونٹ وی ول بی کنڈیمڈ، اور یہی لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اگر آپ نے ملک کے 80% لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تو مخالف ہوں گے آپ کے 20%. ٹھیک ہے نا؟ وہ 20% یا تو خود بخود انسان بن جائیں گے اور دی 80% will take care of them. لیکن اگر آپ ریلیز کریں گے 20% کو اگینسٹ 80%، اس کا ریزلٹ ول بی ڈیزاسٹر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ تھا ان کا جو کامیابی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے میجورٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں. یہ آگے ایک وہ بیچ میں فیز آیا تھا جب ان لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جو کسان جو زمین جس کسان کے استعمال میں وہ اس کے حوالے کر دی جائے تاکہ وہ اس کا بینیفٹ لے سکے. بالکل نہیں، یہ تو شروع سے ان کا یہ تو بڑی پرانی بات ہے. یہ تو منگ ڈائنیسٹی میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ زمین پہ کس کا حق ہونا چاہیے. تو اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ جو کاشت کرتا ہے اس پہ اس کا حق ہونا چاہیے. ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کے خلاف تحریک چلتی تھی، لیکن پھر آ جاتا تھا بادشاہ، کسی سے خوش ہوتا تھا، اس کو گاؤں دیہات یا زمینیں دے دیتا تھا، اور وہ خود تو شہر میں رہتا تھا، اپنے کارندوں کے سے بھیج کے کسانوں کے ساتھ جو کچھ کرتا تھا. اس کے لیے وہ پرل بک کا بہت خوبصورت ناول ہے دی گڈ ارتھ، جس میں اس نے یہ ساری چینی پیزنٹ کی جو خوبصورت تصویر کشی کی ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ادب جو ہوتا ہے، لٹریچر، it tells you so much about realities. وہ ہے نا ایک بڑی مشہور بات کہ literature tell lies to let you know reality. History sometimes hides reality in order to let you know exaggeration or lies. یہ ایک ہسٹورینز کے خلاف ایک یہ ہے، کسی حد تک صحیح ہے، لیکن سارے ہسٹورینز ایسے نہیں ہوتے. کچھ بتا بھی دیتے ہیں صحیح باتیں، کچھ نہیں بتاتے. تو اس لیے یہ ذہن میں آپ رکھنا چاہیے آپ کو کہ میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو کامیابی کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ چینیوں نے اس قدر اڈیپٹ کیا اپنے آپ کو. دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، کہ یا آپ میرے جیسے بن جائیں یا مجھے آپ اپنے جیسا بنا لیں. کمیونزم کو ماؤ نے چینیوں جیسا بنا دیا. ایک ویسٹرن آئیڈیا کو اس نے بالکل اس کے جتنے ویسٹرن پرابلمز تھے، ویسٹرن ایشوز تھے، ویسٹرن شیپس تھیں، ہیٹ کی جگہ اس نے چینیوں کی ٹوپی لگا دی اور اوور کوٹ کی جگہ اس نے چینیوں کا چوغا. اب میں نے یہ مثالیں دے رہا ہوں ایسے آپ کو، یعنی اس نے اتنا اس کو ٹرانسفارم کیا. ہی ٹیلرڈ اٹ اکارڈنگ ٹو چائنیز کلچر، چائنیز ہسٹری اینڈ چائنیز سوشل سسٹم. یہی وجہ تھی کہ یہ اس کی کامیابی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ سسٹم جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے. اس پہ خیر ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اور کیا کیا نئے ایشوز چائنا فیس کر رہا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ سر ایک سوال ہے کہ whether it was the Asiatic mode of production and social relations likewise which suppressed the Indian diaspora influence of
positive change, or there were some other impediments which have been bearing this subcontinent? सर ये डायस्पोरा के हवाले से कि क्या फैक्टर्स हैं जो डायस्पोरास को भी थोड़ा सा दबा देते हैं या सप्रेस करते हैं? देखिए तो जो आपने अगर तो चाइनीज़ आप डायस्पोरा की बात की तो उससे रिलेट हाँ, करते हैं। चाइनीज़ डायस्पोरा की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये मैंने खुद विटनेस किया है कि इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ कल्चर इज़ सो परवेसिव कि मैंने चूँकि अमेरिका में मैंने देखा है कि पहले तो उस एरिया में अगर आप जाएँगे, तो उसका नाम ही होगा चाइना टाउन। वहाँ आपको ठीक है, अंग्रेज़ी में भी कुछ बोर्ड्स लिखे हुए मिल जाएँगे, लेकिन चाइनीज़ साथ ज़रूर लिखी होगी। चाइनीज़ शॉप्स में आपको चाइनीज़ चीज़ें मिलेंगी, चाइनीज़ रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। तो ये आपको सैन फ्रांसिस्को में नज़र आएगा, आपको न्यूयॉर्क में नज़र आएगा, आपको शिकागो आप जिस कहीं भी चले जाएँ, ये डायस्पोरा जो है, ये इवन वेस्टर्नाइज़्ड होके स्टेज़ चाइनीज़। अच्छा, यही हाल यूरोप में है, जहाँ कहीं मैंने देखा है यहाँ पे, तो यूरोप में भी जितने चाइनीज़ हैं, वो उनका भी यही हाल है कि यू कैन हियर स्पीकिंग चाइनीज़। हम लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। हम लोग अपने मास्टर्स से मरूब हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनके उनकी ज़ुबान, उनका लिबास, जैसे कि मैंने अब पहना हुआ है, इससे हम इतने मरूब हैं कि हम समझते हैं कि अगर किसी को आपने इम्प्रेस करना है, तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करें, अंग्रेज़ी लिबास पहनें, ये करें। ये चाइनीज़ में कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हमारे डायस्पोरा में है। लेकिन अब ये आहिस्ता-आहिस्ता इनको एहसास हो रहा है इस बात का। चाइनीज़ के लिए इट वाज़ ऑलवेज़ चाइना, चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ लैंग्वेज। मेरी कई स्टूडेंट्स चाइनीज़ जो थी वो मसलन फिलाडेल्फिया में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, वो अ, छुट्टियाँ गुज़ारने अ, कनाडा या यूरोप नहीं जाती थी, चाइना वापस, गर्मियों की छुट्टियों में चाइना। हालाँकि उनकी फैमिलीज़ हैड माइग्रेटेड, they were citizens of America but they would go back to China। तो चाइनीज़ डायस्पोरा ने जो ताल्लुक रखा है ना मेनलैंड से, वो बड़ा वाइब्रेंट और विज़िबल है। यही वजह थी, वो जो मैंने इतना डॉक्टर सुन याट-सेन की बात बताई, उसको पता था कि चीनी जो बाहर हैं, दे आर कंसर्न्ड कि क्या हो रहा है चाइना में। ये मैंने थाईलैंड में देखा है, ये मैंने मलेशिया में देखा है। यानी मलेशिया की खासी तादाद आबादी की चाइनीज़ है। For all practical purposes, they are citizens of Asia, सिंगापुर के citizens of सिंगापुर। बैंकॉक में जितने चीनी हैं, they are थाईज़। लेकिन उनसे बात करें आप, तो चाइना के बारे में दे नो ईच एंड एवरी डिटेल क्या हो रहा है वहाँ पे, उनके ताल्लुकात हैं। Or if opportunity is there, they would definitely sell Chinese goods if they are shopkeepers, Chinese ideas। ये आपको विज़िबल होगा, लेकिन इतना विज़िबल ये साउथ एशियंस में नहीं है, डायस्पोरा में। ले-दे के फूड है, खाने जो हैं हमारे वो आपको कहीं न कहीं नज़र आएँगे, यूरोप में और अमेरिका में और इंग्लैंड में। कि उन पे है। लिबास कहीं-कहीं बहुत कम नज़र आएगा आपको, लिबास की आइडेंटिटी, वरना दे आर टोटली वेस्टर्नाइज़्ड। ज़ुबान भी आपको बहुत कम नज़र आएगी, आपस में लोग बोलते हैं या अंग्रेज़ी या जर्मन या फ्रेंच जो भी होती है, क्योंकि वो उसको समझा जाता है ज़्यादा मॉडर्नाइज़, ज़्यादा उसको कोट अनकोट सिविलाइज़ समझा जाता है। बट दिस थिंग डिड नॉट एक्सिस्ट इन चाइनीज़ डायस्पोरा। थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से भी थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन वक़्त हमारा ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से और फिर
1949 آنورڈس چائنا کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے کو. تو جی، آج کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں اپنی گفتگو روکنی پڑے گی. تو تھینک یو سو مچ سر آپ کا، اور جس انداز میں آپ اس موضوع کا احاطہ کرتے ہیں. چائنا سمجھنا واقعی بہت مشکل تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ دوستو، آپ سب کا بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. اور جہاں تک ہو سکے ہمارے پروگرام کا لنک ضرور شیئر کریے، تاکہ جن جن لوگوں کا تاریخ سے کچھ شغف ہے، کچھ دلچسپی ہے، تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں قابل فہم ہوں گی، تو ان کا مزید اس سبجیکٹ سے تعلق پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ، استاد محترم کا بہت شکریہ جو وقت نکالتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. خدا